हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे 100 जनरल क्वेश्चन साइंस के लिए हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट है इसका 50 क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? फर्स्ट है जल में, सेकंड है निर्वात में, थर्ड है वायु में, फोर्थ है इस्पात में। इस्पात मतलब स्टील या ठोस कोई चीज़ होती है तो उसको इस्पात बोलते हैं। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है, तो फोर्थ इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। जो हरे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से किस गैस के द्वारा पकाया जाता है? फर्स्ट है एथेन, सेकंड है हाइड्रोजन, थर्ड है एसिटिलीन, फोर्थ है नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन से पकाया जाता है। थर्ड नंबर है, ब्राइन क्या है? ब्राइन ब्राइन है नंबर 1 व्यंजक चूर्ण का सामान्य नाम, सेकंड है क्लोरीन का जलीय विलयन, थर्ड है NaCl का संतृप्त विलयन, फोर्थ है Na2SO4 का जलीय विलयन। तो ये है NaCl का संतृप्त विलयन। ब्राइन को कहते हैं NaCl का संतृप्त विलयन। तो इसका थर्ड आंसर सही है। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है। फर्स्ट है म्यूटॉन, सेकंड है इंट्रॉन, थर्ड है कोडॉन, फोर्थ है एक्सॉन। तो कोडिंग सेगमेंट यानी कि डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्सॉन कहा जाता है। फोर्थ इसका आंसर होगा। फिफ्थ है, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। पौधों में जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? फर्स्ट है कॉपर, सेकेंड है नाइट्रोजन, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है लोहा। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पौधों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। 6 है, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट थैलेमस, सेकेंड पंखुड़ी से, थर्ड अंडाशय से, फोर्थ बृहदल से। तो ये वास्तविक फल कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो ये अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। थर्ड नंबर। 7th, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर या 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। फोर्थ नंबर। 8 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन, कैल्शियम। तो सिलिकॉन जो है, कैल्शियम हमें चाहिए होता है ज़्यादा, कॉपर भी, सोडियम भी, सिलिकॉन की मात्रा कम ज़रूरत होती है। तो सिलिकॉन। ऐसा पादप जिससे बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन होता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो बीजाणु के माध्यम से प्रजनन होता है? धनिया, फर्न, सरसों, पेटूनिया। तो ये पौधे का नाम है फर्न। सेकेंड नंबर। 10 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? यानी कि जिससे हमें ऊर्जा हमेशा मिलती रहती है या बनती रहती है, नवीनीकरण उससे होता रहता है। तो ऐसी कौन सा साधन है? पेट्रोलियम, भूजल, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? तो इसमें हो जाएगा भूजल। सेकेंड नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में युक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। यानी कि जो मुक्त होती है उसमें कौन सा स्रोत है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज, क्लोरोफिल। तो ये जल से हो सकता है ऑक्सीजन का उत्पत्ति। नेक्स्ट 12 नंबर है, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसका थक्का बनाने को रोकता है। रक्त का जो थक्का होता है उसको बनाने को रोकता है, तो वो क्या है? एंटीबॉडी होता है, हिपेरिन होता है, थ्रोम्बिन होता है या हीमोग्लोबिन होता है। तो ये हिपेरिन एक एंजाइम होता है, ये हिपेरिन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। प्राकृतिक रबर मतलब किसका एकलक है? नियोप्रीन का, आइसोप्रीन का, टेरिलीन का, ऑरलोन का। तो ये है प्राकृतिक रबर जो एकलक है वो आइसोप्रीन का है। सेकेंड नंबर इसका होगा। 14 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो ये है फाइटोक्रोम, सेकंड है प्लास्टोसाइनिन, थर्ड है क्लोरोफिल, फोर्थ है जेंथोफिल। तो ये वर्णक जो बीजों के अंकुरण के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो फाइटोक्रोम होता है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। जो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखते हैं इनमें से कौन से जीवधारी होते हैं? एक कोशिकीय तथा यूकेरियोटिक, एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा यूकेरियोटिक। तो ये इनका होगा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर। एक कोशिकीय तथा यूकेरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो ये 90 डिग्री होता है। इसका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। 17 न्यूनतम संभव ताप क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या -273 केल्विन। तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड ये सबसे न्यूनतम संभव ताप है। 18 नंबर देखेंगे। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन। कैलेमाइन जो है जिंक का अयस्क है, जिंक धातु का। 19 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है? इसमें से कौन सी एक विधि ऐसी है जो सांद्रण की विधि नहीं है? फेन प्लवन विधि, चुंबकीय विधि, निस्तापन या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो ये निस्तापन जो है ये सांद्रण की विधि नहीं है। थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर। एक व्यक्ति के रेड ब्लड में ए और बी एंटीजन है तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज़ होगी? एक व्यक्ति है जिसका रेड ब्लड सेल्स जो हैं ए और बी एंटीजन का है तो एंटीबॉडी किसकी होगी? तो एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी या कोई एंटीबॉडी नहीं होगी या 1 और 2। तो ए और बी वाले एंटीजन की एंटीबॉडी कोई नहीं होती है। तो ये इसका थर्ड आंसर होगा। 21 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा ऊतक है? रक्त, वृक्क, फेफड़ा या अंडाशय। तो ये ऊतक जो होते हैं ये रक्त ब्लड एक ऊतक होता है। नेक्स्ट 22 नंबर। केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है? केंद्रक के अलावा तो फर्स्ट है राइबोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है केंद्रक के अलावा। 23 देखेंगे। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है? शरीर के विभिन्न भागों को बनाता भी है। संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है या एपिथेलियम ऊतक है। तो ये एक संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों को बनाता भी है? तो ये तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका ऊतक। थर्ड नंबर। सबसे बड़ा कोशीय जीव, सबसे बड़ा कोशीय जीव कौन सा है? फर्स्ट नंबर है ईस्ट, सेकंड है एसिटिबुलेरिया, थर्ड है एसिटोबैक्टर, फोर्थ है अमीबा। तो सबसे बड़ा कोशीय जीव है अमीबा, फोर्थ नंबर। 25 नंबर देखेंगे। एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, पर्णहरित क्लोरोफिल के द्वारा या राइबोसोम या गोल्गी बॉडी। तो ये होता है एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है।
फर्स्ट नंबर। 26, कोशिका का दिमाग है केंद्रिका, केंद्रक, लवक या कोई नहीं। तो ये केंद्रक जो होता है वो कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। 27 है, पौधों और वायुमंडल के बीच में गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित होता है। ये डॉट डॉट दिया है, इसमें क्या भरना है? पौधे और वायुमंडल के बीच में गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित क्या होता है? स्टोमेटा या रंध्र, क्यूटिकल या उपचर्म, ट्राइकॉम या मेरिस्टेम। तो ये होता है स्टोमेटा या रंध्र। फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 28 देखेंगे। डॉट डॉट उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान है। मतलब ऐसे कौन से उच्च स्तरीय पौधों में जो वायवीय श्वसन का स्थान होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम। तो ऐसे कौन से पौधे होते हैं? तो ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है वो कौन सा होता है? फ्लोएम फाइबर, जाइलम या कोई नहीं। तो ये होता है जाइलम। 30 नंबर है। 30 नंबर एक सवाल की तरह है, इसको सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की गति तरंग की होगी? तो ये तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है और ये इसकी सी तरंग गति दी है। तो इसकी तरंग पूछी गई है कि किस प्रकार की गति करती है। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है F=c/λ, यानी कि लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है, सी क्या है? तरंग गति है, और एफ क्या है? फ्रिक्वेंसी है, जो यानी कि आवृत्ति। तो इससे हम निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो सी की वैल्यू है 300, गति तरंग गति 300, लैम्डा की वैल्यू है 0.3। इसके हम पॉइंट हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर 0 एक एक्स्ट्रा। तो ये 100 चक्र, यानी कि फ्रिक्वेंसी F=100 हर्ट्ज आएगी। अब 100 हर्ट्ज जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि होती है, ध्वनि तरंग होती है। तो ये आएगी श्रव्य ध्वनि तरंग की होगी, जो सुनने योग्य होती है, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि हम सुन नहीं सकते, इससे कम की ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है। तो ये श्रव्य ध्वनि तरंग होगी। 100 चक्कर आ रही है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31। निम्न में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, उपर्युक्त। तो ये थर्ड है अवरक्त तरंग। 32 है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी को किस सतह से परावर्तित होती हैं? जो रेडियो तरंगें होती हैं वो पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। तो ये होता है सेकेंड, आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। 33 देखेंगे। यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सा एक स्थिर रहता है? तरंग दैर्घ्य, गति, तीव्रता, आयाम। तो ये आयाम स्थिर रहता है। 4। नेक्स्ट देखेंगे 34। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 35 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। 3। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान क्या होता है? तो 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 0 डिग्री। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री होती है। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी एक सवाल की तरह है। दिए गए परपथ में सेल से प्रवाहित धारा आई है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। तो हमें ये परपथ में जो सेल से प्रवाहित धारा आई है ये निकालना है, कितनी धारा
प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर, 3/2 एम्पियर, 2 एम्पियर या 3 एम्पियर। ये 2 एम्पियर यहाँ पे, सॉरी 2 ओम, यहाँ 2 ओम, ये यहाँ पे, ये 6 वोल्ट। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला क्या है? आई धारा जो एम्पियर में है, वी विभवांतर वोल्ट में है, आर प्रतिरोध जो ओम में है। तो ये प्रतिरोध ओम में 2 ओम, 2 ओम, ये आर की वैल्यू दे रखी है, ये वोल्ट यानी कि विभवांतर की वैल्यू। फार्मूला होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि विभवांतर अपॉन प्रतिरोध। ये हम लिखेंगे कि यहाँ पे विभवांतर 6 है और आर 3 है। ये आर 3 कैसे निकालना है कि ये 2 जो है ये समांतर क्रम में है, लेकिन ये जो हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इनको हम पहले सॉल्व करेंगे आर की वैल्यू। तो ये हो जाएंगे आपस में 1/2, 1/2। आर इक्वल टू, सॉरी ये समांतर क्रम में, ये श्रेणी क्रम में। आर इक्वल टू 2 + 1/2 + 1/2। तो ये हो जाएगा 2 + 1/2, 1/2 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू ये 3। आई की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे कि 6 विभवांतर है, आर की वैल्यू 3 रखी, तो ये 2 आया, 3 × 2 = 6, तो 2 एम्पियर। तो धारा कितनी हो गई? 2 एम्पियर। सिंपल ऐसी और बताया है कि इनका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे जो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े होने के लिए हमें 1/r इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 1 + 1/r3 डॉट डॉट कितने भी आर दिए हों प्लस कर लेंगे, लेकिन 1/r के फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ पे जैसे ये दिया था, तो ये समांतर क्रम में था और ये श्रेणी क्रम में। तो इसको समांतर से 2 प्लस ये श्रेणी में बना लिया ना इनको, इधर 1/2 + 1/2 करके समांतर करके इसको सॉल्व करेंगे। 1/r, इसमें 3 दिए गए हैं प्रतिरोध, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। वैल्यू पुट करेंगे। 1/r इक्वल टू 1/r1 की जगह पे 1/1 + 1/2 + 1/3। तो 1/r इक्वल टू एलसीएम लिया तो 6 आया, 6 + 3 + 2, तो ये 11 हो गया, 11/6। तो 1/r की वैल्यू 11/6, प्रतिरोध r की वैल्यू 6/11, तो ये 6/11 प्रतिरोध r इक्वल टू आएगा। प्रतिरोध पूछा गया है ना, तो ये प्रतिरोध r की वैल्यू 6/11 ओम इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट है, इसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे। 1.5 ओम, 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। फर्स्ट है 1.80 ओम, सेकेंड है 180 ओम, थर्ड है 1.35 ओम, फोर्थ है 13.5 ओम। तो देखेंगे कि आर इसमें श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं कि R1 + R2 + R3। तो इनको सबको जोड़ देंगे, सिंपल। 0.05 + 0.25 + 1.5 इक्वल टू 1.35 ओम। 1.35 ओम नहीं, 1.80 ओम होगा आंसर। ये फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। 100 मिमी के, 1000 मिमी के, या 0.01 मिमी के, या 0.001 मिमी के। तो ये हो जाएगा, एक माइक्रोन होता है 0.001 मिमी। ये फोर्थ इसका आंसर होगा। निम्न का मिलान करना है। फर्स्ट दिया है रिक्टर स्केल, उसके सामने दाब। सेकंड बी दिया है ब्यूफोर्ट स्केल, सी दिया है केल्विन स्केल, डी दिया है मिलीबार स्केल। तो रिक्टर स्केल जो होता है, ये रिक्टर स्केल,
इससे भूकंपीय तीव्रता नापते हैं। रिक्टर स्केल से भूकंपीय तीव्रता नापते हैं। व्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति नापते हैं। केल्विन स्केल से परमताप नापते हैं। मिलीबार स्केल से दाब नापते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनको भी सम्मिलित करना है। फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर। तो ये फेदोमीटर से हम क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर पहले देखते हैं कि हाइग्रोमीटर ये वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर होता है। बैरोमीटर होता है वो वायुमंडलीय दाब के लिए होता है। अल्टीमीटर होता है ये ऊंचाई के लिए होता है, समुद्र की ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर। और जो फेदोमीटर होता है वो समुद्र की गहराई के लिए, फोर्थ नंबर, ये समुद्र की गहराई के लिए फेदोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर, इसमें भी मिलान करना है। एमीटर है, हाइग्रोमीटर है, स्प्रिंग तुला है, बैरोमीटर है। तो हाइग्रोमीटर हमने जस्ट अभी देखा था, ये भी आर्द्रता के लिए। बैरोमीटर दाब के लिए। एमीटर स्प्रिंग तुला भार के लिए। एमीटर धारा के लिए। ये फर्स्ट एमीटर का थर्ड धारा। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए इसमें भी। वाट, नॉट, नॉटिकल मील, कैलोरी। तो कैलोरी क्या, कैलोरी जो है ऊष्मा से हमें कैलोरी। वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है वाट। नॉट से हम गति, समुद्री जहाज की गति जो है नॉट से हम नापते हैं। और नॉटिकल मील जो होती है, नॉटिकल मील नौ संचालन, जो जहाज होते हैं पानी वाले नौ, वहाँ पे नॉटिकल मील होती है। नेक्स्ट देखेंगे त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक जूल। बल का मात्रक न्यूटन। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। जो 46 भी मिलान हो गया। अब देखेंगे हम 47 में पौधों में मादा जननांग के अंगों का व्यवस्थित क्रम क्या होगा। यानी कि जिन पौधों में मादा जननांग होती है उनका क्रम क्या है। तो फर्स्ट है अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन एवं वर्तिकाग्र। बी है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन। सी है अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं पुष्पासन। तो इसका सही क्रम होगा बी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन। 48 नंबर है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो 12 जोड़ी, 15 जोड़ी, 18 जोड़ी, 22 जोड़ी। तो मनुष्य के कपाल में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। फर्स्ट है ए। 49 है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 60%, 70%, 80%। तो इसमें होता है 90%, डी 90%। 50 नंबर देखेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है। लाल रक्त कणिकाओं से, प्लेटलेट से, मोनोसाइट से, लिम्फोसाइट से। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है रक्त का स्कंदन के लिए प्लेटलेट से प्राप्त होता है। 51 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B5। तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है।
तो ये B5। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B3 का पेंटोथेनिक अम्ल होता है। ये B5 इसका नहीं, ये जोड़ा नहीं, B5 इसका नियासिन होता है B5 का, तो ये D गलत है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये फर्स्ट पार्ट है 50 क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट ज़रूर डालेंगे। थैंक यू।